apart from your NCERTs and all static syllabus, you will definitely get 40 to 50 marks hike in your marks. Means there are high chances that you will get qualified the upcoming prelims if you are following sincerely these two initiatives apart from your other sources, right? So let us start. Question number 87. Consider the following statements. Consider the following statements, and three options are given. First option, most of the. There is no all word. Most of the, many of the, few of the, one of the. Such type of words are definitely correct. So one is correct. Most of the world coral reefs are in tropical waters, and we know about coral reefs where they are. फिर भी most of the word आया है तो वो वाला statement correct है. Then second, more than one third of the world's coral reefs are located in the territories of Australia, Indonesia, and Philippines. See, more than one third. They don't exactly use one third word. मतलब कि more than one third. वन फोर्थ भी हो वन थर्ड मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वन थर्ड से ज़्यादा. तो ऐसा जब वर्ड आता है ना, मोर देन वन थर्ड, ओके, मोर देन हाफ या मोर देन 10%, तो वो वाला स्टेटमेंट करेक्ट होता है, राइट. और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, ये तीन देशों के नाम है. मतलब कि पॉसिबल है कि हाँ वन थर्ड से ज़्यादा, और ये ट्रॉपिकल कंट्रीज है. ऊपर वाले ऑप्शन में दिया था कि ट्रॉपिकल वाटर्स में आते, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस से ट्रॉपिकल वाटर्स में आते, तो देर इज क्वाइट पॉसिबिलिटी दैट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट, कोरल रीफ्स होस्ट far more number of animal phyla than those hosted by the tropical rainforests. See, अब एक आपको फार मोर नंबर, ऐसे एग्जैक्ट नंबर बोला है क्या कि कोरल रिप्स होस्ट 100 मिलियन एनिमल फाइला. फार मोर नंबर मतलब कि ऐसा जनरल वर्ड, मतलब कि ज़्यादा नंबर. ऐसे नहीं बोला कि 1000 मिलियन नंबर या 2000 मिलियन, ऐसे वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन ऐसे ही बोला कि फार मोर नंबर. तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज मतलब कि एग्जैक्टनेस इज नॉट देयर इन एनी स्टेटमेंट. एग्जैक्ट नहीं बोला है किसी भी स्टेटमेंट में, इसलिए ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट. इसलिए 1, 2 and 3. Okay, next question number 87. 88. Momentum for Change Climate Neutral Now is initiative launched by. तो देखो, अभी मैंने बोला कि अब ऑलरेडी मैंने बोला है कि कोई दो स्टेटमेंट है, अगर कोई कॉमन लिंक है ना, जैसे कि यहाँ पे सेक्रेटरिएट है, डेफिनेटली बी एंड सी दोनों नेम्स है, लेकिन जानबूझ के उन्होंने सेक्रेटरिएट डाल दिया दोनों में. तो ऐसी जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो इक्वल वाला टेक्निक. मतलब कि ओनली नेम अलग है, लेकिन दोनों का सेक्रेटरिएट दिया है. समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं कि आप कहीं पे भी सेक्रेटरिएट आ गया. एवरी ऑप्शन में दोनों नाम के बाद सेक्रेटरिएट आ गया, इसलिए बी एंड सी में से आंसर है. तो अभी बी एंड सी में से आंसर है, ए एंड डी नहीं है, क्योंकि ए क्या है, द इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. देखो यहाँ पे भी क्लाइमेट चेंज का ऑप्शन है, लेकिन सेक्रेटरिएट दोनों का है ना, बी एंड सी, तो मोर पॉसिबिलिटी कि बी एंड सी में से ही आंसर है. वैसे तो ये फैक्चुअल है, यू मस्ट नो दिस, बट नहीं पता है तो कैसे लॉजिक लगाते, कैसे एलिमिनेट करते. एंड अभी बी का ऑप्शन का लॉन्ग फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम. एंड सी क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज. समझ में आ रहा है? तो क्लाइमेट चेंज वर्ड आ गया, तो उस लॉजिक से भी आप ए एंड सी, मतलब कि ए एंड सी में से आंसर है वो भी आप इलिमिनेट कर सकते हैं. मतलब बी एंड सी में से एक आंसर है, कैसे आप पता करोगे, सेक्रेटरिएट वर्ड की वजह से. एंड बी नहीं है लेकिन सी है, क्यों, क्लाइमेट चेंज ए में भी है, सी में भी है, तो ए और सी में से आंसर होना चाहिए. तो सी दोनों में मैच हो रहा है, मतलब कि ए और सी में से आंसर है बिकॉज क्लाइमेट चेंज की बात हुई है, एंड बी एंड सी में से आंसर है बिकॉज सेक्रेटरिएट वर्ड है दोनों में. तो लॉजिक इज दैट दोनों के साथ जा रहा है यूएनएफसीसीसी सेक्रेटरिएट, तो इसलिए इसका आंसर सी है. लेकिन देखो ये हुआ अगर आपको कुछ भी पता नहीं है फिर लगाने का लॉजिक, लेकिन ऐसे वाले इनिशिएटिव्स वगैरह होते हैं ना, वो मैंने ऑलरेडी मेरे नोट्स में जितने भी वेबसाइट्स हैं, चाहे यूएनएफसीसी का हो, यूनो का हो, यूएनईपी का हो, या वर्ल्ड बैंक का हो, इंडियन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनिशिएटिव्स, कन्वेंशंस, एवरीथिंग, उनके वेबसाइट, नीति आयोग हो या कोई भी हो, तो उनके वेबसाइट पे जाके मैंने जो चीज़ें है ना, वो ए मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ है ना, यूएनएफसीसी का होम पेज है, उसके ऊपर है. मतलब आपको डिटेल में जाना नहीं है किसी वेबसाइट में. गेटिंग माई पॉइंट? यू हैव टू जस्ट ओवरलुक द
होम पेज ऑफ दैट वेबसाइट दैट इंस्टीट्यूशन, राइट। तो इसलिए इसका आंसर सी है। तो यू विल गेट मेनी सच थिंग्स इन माय नोट्स, जो पॉसिबिलिटी है यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर में आने की, एंड देयरफॉर द क्वेश्चंस आर रिपीटिंग, एंड देयरफॉर माय क्लेम इज यू विल गेट 40 मार्क्स हाइक। मतलब रीजन इज दैट कि मैंने उसको उस तरीके से खंगाला है, उसको उस एक महीने का टाइम देके कहाँ कहाँ से यूपीएससी निकाल सकती है, कहाँ कहाँ से कहाँ वेबसाइट्स, विकिपीडिया, एवरीथिंग सर्च करके मैंने वो नोट्स बनाए। एंड फॉर 2023 अटेम्प्ट, अभी ये 22 के लिए मैंने हैंड रिटन में नोट्स दिए हैं आपको। 23 वाले अटेम्प्ट के लिए अगर इन फ्यूचर नए बंदे कोई है जो 23 के लिए प्लान कर रहे हैं, या अनफॉर्चुनेटली आपको आपको ही 23 का देना पड़ा, 22 में अगर प्रीलिम्स हुए, मेंस हुए, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन नहीं हुआ तो 23 का तो आप लोग देंगे, देंगे। तो उनके लिए मतलब कि 23 के अटेम्प्ट के लिए मैं टाइपिंग करा के और डिटेल में नोट्स लेके आऊँगा 23 के लिए। अभी मेरे को टाइम नहीं है, लेकिन 23 वाले अटेम्प्ट के लिए मैं टाइपिंग करवा के वो वाले नोट्स लेके आऊँगा। एंड हिंदी मीडियम के लिए भी अलग से लेके आऊँगा मैं, किसी को मतलब कि दे दूंगा कि आप ले लो थोड़ा सा, लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट करो जो एक्सपर्ट है हिंदी में, एंड इंग्लिश में किसी और को टाइपिंग करवाऊंगा। तो वो नेक्स्ट फ्यूचर का प्लान है, लेकिन वी विल गेट इन डिटेल इन फ्यूचर। लेकिन इस नोट्स में भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 89, विथ रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग colonial rule in India, consider the following pairs, and three pairs are given, and पूछा इंस्टीट्यूशन एंड फाउंडर कौन था। तो देखो, वॉरेन हेस्टिंग, बी बी क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है, कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग। अभी देखो वॉरेन हेस्टिंग क्यों आंसर है, मतलब कि मैंने ऑलरेडी बोला बहुत इंपॉर्टेंट वाला पर्सन अगर ऑप्शन में आता है ना, जैसे कि महात्मा गांधी, नेहरू, अंबेडकर, नंबर ऑफ ऑप्शन में अगर ये वाले ऑप्शन है ना, तो वाला करेक्ट होता है। गेटिंग माय पॉइंट। अगर मतलब कि इंपॉर्टेंट, तो वॉरेन हेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ही वाज द फर्स्ट फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो इसलिए टू टू इज डेफिनेटली करेक्ट। समझ में आया? तो टू डेफिनेटली करेक्ट है, तो ए और बी में से आंसर है, तो सी एंड डी तो एलिमिनेट हो गया, मतलब कि फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेस्ली तो नहीं है, राइट। ही वॉज ए लॉर्ड वेलेस्ली एंड आर्थर वेलेस्ली वॉज हिज ब्रदर। तो आपको याद होगा फोर्ट विलियम कॉलेज के ऊपर 2019 या 2020 में फोर्ट विलियम पे एक क्वेश्चन आया था, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है 2020 का क्वेश्चन पेपर, कि वाई लॉर्ड वेलेस्ली फ्रॉम द फोर्ट विलियम कॉलेज। तो इस क्वेश्चन में फोर्ट विलियम कॉलेज सर्च करना था आपको, तभी आप 2020 में वो वाला क्वेश्चन करते थे। इसीलिए पिछले वाले क्वेश्चन पेपर से एनालिसिस करना ज्यादा जरूरी है, आगे का अगर समझ लेना है, इसलिए मैंने 2021 का लास्ट में रखा है, राइट। फोर्ट विलियम कॉलेज 2018 में आया, उसी के ऊपर क्वेश्चन आया 2020 में, फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली ने क्यों बनाया, रीजन। और यहाँ पे दिया है आर्थर वेलेस्ली, मतलब कि यूपीएससी को एक्सपेक्टेड है कि जो रॉन्ग वाले दिए वो भी आप सर्च करें खुद से, कि ऐसे ही नहीं छोड़े कि हाँ ये रॉन्ग है तो इसको ऑप्शन। तो मेरे नोट्स में रॉन्ग ऑप्शंस को भी मैंने लिखा है, और उसका करेक्ट क्या है, व्हाट इज करेक्शन, वो लिखा है। मतलब कि ऐसे ही नहीं कि हाँ ये रॉन्ग है तो वो लिखना ही नहीं, बस ऑप्शन करेक्ट करेक्ट वाले लिख ले। तो यूपीएससी इज वेरी क्लेवर, उनको पता है बच्चे क्या छोड़ते हैं क्या याद रखते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए 3 इज रॉन्ग, 2 इज डेफिनेटली करेक्ट, बिकॉज वॉरेन हेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट नेम है उस लॉजिक से भी, और पढ़ा है आपको पता है तो डेफिनेटली, तो 2 इज डेफिनेटली करेक्ट। संस्कृत कॉलेज एट बनारस विलियम जोन्स, ये भी रॉन्ग रॉन्ग जोड़ी है, लेकिन ये यू यू मस्ट नो दिस थिंग्स, एनसीईआरटी में पूरे है, राइट। तो इसका आंसर हो गया 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 90, रीजन्स इन द न्यूज एंड कंट्री। तो इसमें भी कोई लॉजिक तो है नहीं, यू मस्ट नो दिस थिंग्स, और यू कैन लीव दिस क्वेश्चन। बट ये न्यूज में दिया है, न्यूज में, बट ऑल ऑफ दीज आर इन द एनसीईआरटी मैप्स, और एनसीईआरटी के कहीं ना कहीं इनका है। कैटालोनिया स्पेन में है, क्रीमिया हंगेरी में है, मिंडनाओ फिलीपींस में है, ओरोमिया, मतलब कि जहाँ जहाँ है, जो रॉन्ग है वो छोड़ दो। मतलब कि कैटालोनिया स्पेन में है, मिंडनाओ फिलीपींस में है, क्रीमिया कहाँ है, शायद यूक्रेन यूक्रेन में है शायद, आई एम नॉट श्योर। तो और ओरोमिया कहाँ है। तो सारे सारे जो है ना रीजन्स ऑलरेडी एनसीईआरटी में है, लेकिन मेंशन्ड इन द न्यूज डाल के आपको कंफ्यूज करती है यूपीएससी। आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, मैप्स देखने हैं एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी का पूरा मैटर पढ़ना है, ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं ये चीज़ें कवर हुई होती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका आंसर है सी, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91।
कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। देखो आपको ये करना है मतलब कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में जाना है, तो 4 एंड थर्ड में पहले डिसाइड करना है, क्योंकि दो ऑप्शन में ए एंड सी में 4 है, बी एंड डी में थर्ड है, फर्स्ट वाला। तो देखो 4 क्या है, गोवा बिकम द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। 4 क्या है, इंडिपेंडेंट इंडिया, गोवा पार्ट हो गया। तो वो आपने अगर पढ़ा है कहीं पे तो इट वाज हैपेंड इन 1961, और गोवा पार्ट करने के लिए पोर्तुगीज के साथ लड़ाई करनी पड़ी थी इंडिया को। लेकिन थर्ड देखो, एयर इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड एंड बिकम द नेशनल कैरियर, मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। तो नेशनलाइज करने में क्या दिक्कत है, जस्ट नेशनलाइज करना है गवर्नमेंट को। तो डेफिनेटली थ्री सबसे पहले आएगा, क्योंकि गोवा इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट बनने में बहुत टाइम गया, लड़ाई करनी पड़ी पोर्तुगीज के साथ, ये वो चीज़ें, लेकिन नेशनलाइज करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए थर्ड इज डेफिनेटली करेक्ट। तो 4 इज लास्ट, मतलब कि बी एंड डी में 4 लास्ट है, तो आपको 2 एंड 1 में डिसाइड करना है। तो 2 क्या है, इंडिया देन लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज रिनेम्ड, बैंक रिनेम करना है। तो इट वॉज जस्ट बैंक रिनेम करने में क्या दिक्कत आती है, गवर्नमेंट जस्ट एक लॉ पास करेगा तो बैंक रिनेम हो गया, नेशनल नीचे क्या किया है, नेशनलाइज किया है। तो इसलिए टू टू 2 नंबर को आएगा, इसलिए बी ऑप्शन। और 1, द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन स्टेट इन इंडिया। देखो मतलब कि इलेक्शन होगा, पार्टी सरकार में आएगी, इट विल टेक सम टाइम। कांग्रेस का डोमिनेंस था, उनको उनके ऊपर मतलब उनको चैलेंज करना, ये चीज़ें, तो इट टेक सम टाइम, तो इसलिए बी इज द आंसर। आई होप यू गेट द लॉजिक कि कैसे कौन सी चीज़ को ज़्यादा टाइम लगता है वो बाद में, और जिस चीज़ को जस्ट सिंपल लॉ वगैरह पास करना है वो पहले। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। अब यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्वेश्चन में ही आया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो आपको पता होना चाहिए राइट टू लाइफ इज इन आर्टिकल 21। वैसे तो सारे ऑप्शन में आर्टिकल्स दिए, तो कोई मैंने बोला कि आर्टिकल अगर किसी ऑप्शन में आता है वो ऑप्शन रॉन्ग होता है, लेकिन ऑल आर्टिकल्स में अगर ऑल ऑप्शन में अगर आर्टिकल आता है तो कोई ना कोई एक तो होगा। तो इसलिए इसका आंसर है सी, आर्टिकल 21, बिकॉज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहाँ है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 इज राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट। 14 वाला मतलब रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 इज रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 17 इज अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 24 इज चाइल्ड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, राइट, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली 23 क्या है 24 क्या है। तो बाद में इस साल आर्टिकल 14 पे क्वेश्चन आया था 2021 में, आर्टिकल 14 भी दिया था, आर्टिकल 21 भी दिया था। मतलब आपको आर्टिकल्स बहुत अच्छे से समझ के लेना है, जो जो आए हैं एटलीस्ट एग्जाम्स में, राइट। गेटिंग माई पॉइंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग। तो 7 ऑप्शंस आर गिवन एंड बोला है कि द कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अनाउंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर विच ऑफ द अबोव। मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस किस को डिक्लेयर किए है। तो मैंने बोला है 7 ऑप्शन वाला अगर होता है ना तो ऑल 7 वाला तो रॉन्ग होता है, इसलिए डी तो वहीं पे एलिमिनेट हो गया। गेटिंग, डी एलिमिनेट हो गया। अभी अभी आपको देखना है अरेका नट मतलब सुपारी, सुपारी अरेका नट मतलब सुपारी, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों देंगे गवर्नमेंट, क्योंकि वो कमर्शियल क्रॉप है। समझ रहे आप, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन्हीं क्रॉप्स को देता है गवर्नमेंट जिन क्रॉप्स में ज़्यादा रिस्क होती है, रिस्क होती है। और एक लॉजिक है, तो बार्ली, फिंगर मिलेट, ग्राउंड नट, सिसैमम, इनमें रिस्क है। लेकिन अरेका नट मतलब सुपारी, कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी, टर्मरिक मतलब हल्दी, तो ये तीनों जो क्रॉप्स है ना वो कमर्शियल क्रॉप्स है, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। मतलब कि कमर्शियल क्रॉप कौन सा है, मतलब कि जिसमें ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है, उनको जनरली अच्छा प्राइस मिलता है, उनको गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देता है। और इन वैसे भी, इसलिए इसका आंसर हो गया 2, 4, 5 एंड 6। लेकिन आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑलरेडी बहुत बार आया है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में, तो आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस सर्च करके रखना था, ताकि कौन कौन से क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, राइट। तो उस लॉजिक से भी आपको ये कवर्ड हुआ होता है। तो मेरे नोट्स में यही चीज़ें आपको मिलेगी जो प्रीवियस ईयर्स में आया है, वो अगर नेक्स्ट ईयर्स में आया तो यू विल डेफिनेटली मेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। जस्ट वेट, आई विल हैव सम वाटर, जस्ट अ मिनट। Okay, it's too hot, therefore I am getting
thirsty. Question number 94. In which one of the following states is Pakhui Wildlife Sanctuary located? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश. There is no logic, but now you have to search पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. स्पेशलिटी क्या है, कहाँ है, कौन सी रिवर जाती है, किस फ्लोरा एंड फौना के लिए फेमस है, एवरीथिंग. तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश. तो ये भी ऐसे लॉजिक वाला क्वेश्चन नहीं है, आइदर यू नो इट और डोंट नो इट, लेकिन कहीं ना कहीं ये नेक्स्ट ईयर्स में आ सकता है. पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है वगैरह, या किस चीज़ के लिए फेमस है, इसलिए इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 95. विथ रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. देखो सेकंड वाला स्टेटमेंट डायरेक्टली पढ़ लो. सेकंड वाला, सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय PSLV अपीयर टू रिमेन परमानेंटली वर्ड आ गया, वहीं पे रुको. परमानेंटली वर्ड, सेकंड इज रॉन्ग. सेकंड रॉन्ग है तो बी एंड सी इलिमिनेटेड, ए एंड डी बचा, मतलब आइदर 1 इज करेक्ट और 3 इज करेक्ट. अब 1 पढ़ो पहले. PSLV लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल फॉर, यूज है अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग, वेयर एज GSLV आर डिजाइंड मेनली टू, मेनली ऐसे नहीं कि ओनली, मेनली, मेजरली या ऐसे वर्ड आता है ना, टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट होता है, इसलिए 1 ओनली इज द आंसर. एंड 3 पढ़ो आप. 3 में देखो कितने फैक्ट्स है. GSLV MK3 इज अ 4 स्टेज लॉन्च. MK3 लिखा है और 4 स्टेज बोला है, तो उस 3 का कुछ ना कुछ तो मीनिंग होना चाहिए, राइट. GSLV MK3 मतलब 3 स्टेज है वो, लेकिन जानबूझ के वहाँ 4 स्टेज दिया. लॉन्च व्हीकल विथ फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज यूजिंग, फर्स्ट एंड थर्ड कुछ अलग है, सेकंड एंड फोर्थ कुछ अलग है, राइट. तो मतलब कि कितनी सारी फैक्ट्स इसमें. हु कैन रिमेंबर कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज यूजेस द सॉलिड रॉकेट मोटर्स एंड सेकंड एंड फोर्थ स्टेज यूजिंग लिक्विड रॉकेट इंजिन. हु कैन रिमेंबर दिस मच. यूपीएससी का सिलेबस कितना वास्ट है, राइट. इसलिए 3 इज रॉन्ग और 1 इज करेक्ट. 1 में देखो कुछ आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत है क्या. PSLV लॉन्च सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग, whereas GSLV डिजाइन मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट. इसमें एक बार फिट हो गया ना तो आपको जरूरत ही नहीं. लेकिन 3 में देखो कितने स्टेजेस है, कौन सा स्टेज क्या यूज करता है, एवरीथिंग. तो इतने सारे फैक्ट्स रॉन्ग होते हैं, इसलिए 1 ओनली इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 96. विथ रेफरेंस टू द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. देखो, कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज. स्टेडीली वर्ड आ गया, गो अहेड, कि स्टेडीली इंक्रीज होता ही नहीं, स्टेडीली इंक्रीज, इसलिए रॉन्ग है ये स्टेटमेंट, इसलिए 2 ओनली, इसलिए 1 इज रॉन्ग. तो वो सेकंड वाला पढ़ो. टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर, द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक्स विद द पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अफेक्टेड. तो मतलब कि कोई चीज और उसका इफेक्ट और रीजन वगैरह दिया है ना किसी स्टेटमेंट में, मतलब कि हाँ, पब्लिक सेक्टर बैंक को इन ऑर्डर रखने, मतलब कि ऑर्डर में लाने के लिए मर्जिंग किया है. तो मतलब क्यों किया है और क्या किया है, ये दोनों चीजें अगर, क्यों और क्या, व्हाट एंड व्हाई, ये दोनों चीजें अगर किसी स्टेटमेंट में है ना, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट होता है. वो भी आप उधर, मतलब उसका लॉजिक नहीं है, लेकिन उधर समझ लेना है आपको कि हाँ, इस स्टेटमेंट में व्हाट एंड हाउ दोनों पार्ट है टिपिकली. मतलब कि व्हाट क्या है, टू पुट द पब्लिक, व्हाट क्या है नहीं, हाउ, व्हाई क्या है, व्हाई टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन ऑर्डर, मतलब ये करना है. टू मर्ज, द मर्जर मतलब कि क्या किया है, राइट. द मर्जर ऑफ बैंक्स हैज बीन अफेक्टेड. व्हाई, व्हाट एंड व्हाई, व्हाट, राइट. तो व्हाई एंड व्हाट पार्ट एक ही स्टेटमेंट में, इसलिए 2 ओनली इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97. इसका आंसर है 1, 2 एंड 4 ओनली. तो ये देखो, हाँ, सीरियल ग्रेन्स हुल्ड, मतलब कि सीरियल ग्रेन्स बस. चिकन एग्स कुकड, मतलब कि जस्ट फ्राई किया हुआ एग, मतलब कि उबले हुए अंडे. कहीं पे भी रोड में मिलते हैं, दिल्ली में मुखर्जी नगर में तो आप देखते होंगे, तो वहाँ क्या, उसको क्या GST लगने वाला है, राइट. तो 2 इज आल्सो करेक्ट. थर्ड क्या है, फिश प्रोसेस्ड एंड स्कैन, प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग किया हुआ फिश है और पैकिंग किया हुआ है, तो उसके ऊपर GST तो लगेगा, इसलिए 3 इज रॉन्ग. बी एंड डी एलिमिनेटेड, इसलिए 1, 2 एंड 4 इज द आंसर, क्योंकि न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइज मटेरियल उसको GST नहीं होता है. तो ये तो बहुत, मतलब कि आपको पता है तो ही आप कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर फिश प्रोसेस्ड एंड कैन्ड इससे भी एलिमिनेट करते ना, तो बी एंड डी आप एलिमिनेट कर पाते थे, राइट, क्योंकि प्रोसेसिंग होता है तो GST तो लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98. देखो डायरेक्टली ऑप्शन थर्ड देखो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट. यूनियन मिनिस्ट्री का नाम आ गया,
तो इसलिए थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग, बी सी डी रॉन्ग, 1 and 2 ओनली इज द आंसर। आपको ज़्यादा सोचने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री का नाम मैंने ऑलरेडी बोला है, मिनिस्ट्री का नाम आया तो डेफिनेटली रॉन्ग। और ऊपर से एनी पार्ट ऑफ इंडिया, एनी वर्ड भी आया है थर्ड स्टेटमेंट में, तो एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड में, थर्ड स्टेटमेंट का लास्ट वाला लाइन देखो, एनी पार्ट, मतलब मिनिस्ट्री का नाम भी आया है एंड एनी पार्ट वर्ड भी आया है, तो 3 इज रॉन्ग, इसलिए 1 and 2 ओनली इज द आंसर। तो द डेफिनेशन ऑफ, मतलब कि बाकी के 1 and 2 डेफिनेशन ऑप्शंस आप पढ़ लो, यू विल गेट। तो मतलब कि आपको कितने बढ़िया से लॉजिक मिल रहे हैं, यूनियन मिनिस्ट्री का नाम आया तो डेफिनेटली रॉन्ग होता है, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबोव स्प्रेड प्लांट डिसीजेस। देखो ये तो ऐसे प्लांट डिसीजेस, पोल्यूटेंट्स, इन्वायरमेंट के बारे में कुछ सिंपल सिंपल ऑप्शंस है ना, तो वो करेक्ट मानो आप, मतलब कि उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इन्वायरमेंट के बारे में पोल्यूटेंट्स हो, मतलब कि डिसीज स्प्रेड, मतलब कि एक नुकसान वाली ही बात है ना, नुकसान जो होता है ना इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट के नुकसान वाले जो स्टेटमेंट होते हैं या ऑप्शंस होते हैं ना, वो सारे करेक्ट देते हैं यूपीएससी। फायदा होता ही नहीं है इन्वायरमेंट को किसी भी चीज़ से, जनरली नुकसान ही होता है, इसलिए 1 2 3 and 4 इज द आंसर। मतलब कि पोल्यूटेंट्स हो, डिसीजेस हो, या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा हो, इस चीज़ से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो सारे ऑप्शन आप कर सकते हो टिक, 1 2 3 4। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर 2018। देखो फर्स्ट ऑप्शन में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आ गया फर्स्ट ऑप्शन में अगेन, तो इसलिए 1 इज रॉन्ग, क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री का नाम आया, तो बाकी का तो आप पढ़ लो, लेकिन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नाम आ गया, 1 इज डेफिनेटली रॉन्ग। तो बी एंड सी में से 3 तो डेफिनेटली करेक्ट है, तो 3 को पढ़ो ही मत, डायरेक्ट 3 ओनली इज देयर इन बी एंड सी, तो ओनली सेकंड को पढ़ो। द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा फंक्शंस एज, तो किसी का फंक्शन दिया है, किसी का यूज दिया है, किसी का मिशन दिया है, किसी का एम दिया है ना, फंक्शन है इसका कि ये करते हैं वो, तो वो स्टेटमेंट भी करेक्ट होता है। फंक्शन, किसी का फंक्शन, यूज, रोल, किसी का रिकमेंडेशन, राइट। तो क्या क्या करेक्ट मानना है उसका एक लिस्ट बनाऊंगा, रिकमेंडेशन, फंक्शंस, एम, विजन, मिशन, ये सारे करेक्ट होते हैं, इसलिए इसका आंसर है बी, 2 and 3 ओनली। आई होप मैक्सिमम ट्रिक्स आई एम एबल टू डिलीवर यू ऑल। अच्छे से पढ़ो, 2 महीने बचे हैं आपके पास, 2 महीने हैं, मतलब बहुत अच्छा टाइम है, मोटिवेटेड रहो, अच्छे से पढ़ो, यू आर गोइंग टू मेक दिस अपकमिंग प्रीलिम्स डेफिनेटली इफ यू आर फॉलोइंग दिस एनालिसिस वीडियोस एंड नोट्स। जो जो सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं ना, उनको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच, बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम 2017 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे, बाय।